नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। टुडे न्यूज हर कदम सच के साथ। लगातार उचाना से भावी विधायक से आपकी बातचीत करवा रहे हैं। किस प्रकार से फील्ड में तैयारी चल रही है, किस प्रकार से इलेक्शन की मैनेजमेंट चल रही है, उनसे बातचीत करवाते हैं। 2-3 साथियों से आपकी बातचीत करवाई और हमारे जो सवाल होते हैं वो जनता के सवाल होते हैं, हमारे अपने सवाल नहीं होते। हाल फिलहाल दिलबाग संडील जी के साथ हैं, कांग्रेस के नेता हैं और लगातार फील्ड में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और कांग्रेस की टिकट उचाना से मांग रहे हैं। दिलबाग जी, स्वागत है जी। धन्यवाद। कैसी तैयारी चल रही है? बहुत बढ़िया चल रही है, 1 नंबर में चल रही है। 1 नंबर में। अच्छा, आपसे जानना चाहते हैं कि उचाना के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे साथी चुनाव लड़ने को लेकर मैदान में हैं, कांग्रेस की लहर चल रही है, इसलिए कांग्रेस से बहुत सारे उम्मीदवार आ गए हैं। क्या लगता है? देखिए, कोई भी पार्टी हो तो जिसकी लहर हो टिकटार तो ऑटोमेटिक तो वो लेने वाले ज़्यादा होंगे, उनकी कतार लंबी होगी। और रही बात ये है कि वो भाग्य किसका काम करेगा, जनता किसको मेरिट देगी, वो समय पे ही समय बताएगा। यानी आने वाले अभी 2 महीने का तो बीच में अभी तो यही चलना है भाई किसको टिकट मिले, किसको टिकट मिले। हाँ, ये ज़रूर है कि कांग्रेस पार्टी की उचाना में नहीं, पूरा हरियाणा में एक तरफी लहर है। अभी मान लो उचाना की हम बातचीत कर लेते हैं। उचाना के अंदर 2 बड़े घराने हैं, एक चौटाला परिवार है, एक वीरेंद्र परिवार है। क्या लगता है कांग्रेस की टिकट उनकी जो पूर्व सांसद रहे हैं उनकी कट के किसी आप जैसे साथी को मिल सकती है? मिल सकती है, नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। जनता उनको नकार चुकी है और जनता समझ भी चुकी है कि 5 साल में अभी ये 3 महीने के लिए हमारे बीच में आना जाना शुरू किया इन लोगों ने, वो भी चुनाव के दौर में। जनता पूरी तरह से इस बात से जान पहचान चुकी है और इन्होंने देख भी लिया है कि 4.5 साल यानी कि 4.25 साल हमारे बीच में कोई आके किसी ने सूद नहीं ली। सिर्फ कागजों तक और सिर्फ बयानबाजी तक आपस में दोनों, अब 2 घरानों की बात जिसकी आपने की, वो दोनों घराने आपस में उलझते पुलझते रहे हैं। ये नहीं उन्होंने किसी भी लोग की अपने विकास कार्य की, कोई रोजगार की, कोई स्वास्थ्य की, कोई पीने की पानी की, ये तो किसी सूद ले नहीं, सिर्फ आपस में कटाक्ष दूसरे के ऊपर चलाते रहे, टांग खिंचाई करते रहे। आज उचाना की अगर मैं बात करूं, ना सरकारी कॉलेज है, ना पार्क है, कोई भी कॉलोनी नियमित नहीं है, ना बसों की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था, ना बिजली की व्यवस्था, ना नहरी पानी किसानों को मिलता है। बहुत सारे मुद्दे हैं और उचाना विधानसभा को बने हुए लगभग 55 साल के करीब हो गए। तो आज तक जो उचाना पिछड़ा इलाका माना जाता है उसका असली जिम्मेवार कौन है? असली जिम्मेवार तो चौधरी वीरेंद्र सिंह फैमिली है। क्योंकि जो लोग आज कहते आ रहे हैं कि 52 साल की राजनीति, 52 साल का मेरा एक्सपीरियंस, तो 52 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। 52 साल में एक बात तो उन्होंने किया है, सदा चाहे हुड्डा साहब जिस टाइम से मुख्यमंत्री थे, उचाना का विकास ना करवा कर हुड्डा साहब की टांग खींचने का काम तो इन्होंने किया है। और चाहे पीछे 10 साल बीजेपी के राज में रहे हो, बीजेपी में भी इन्होंने मुख्यमंत्री जैसे तो मेरे दरबार में नमस्ते करते, हाजिरी लगाते। इस प्रकार की मुख्यमंत्री के ऊपर कटाक्ष करना, यानी कि मुख्यमंत्री को लेकर इनकी आपस में खींचतान चलना, तो ये हमारा दुर्भाग्य था कि नेताओं के हाथ में हमारी कमान रही और उचाना का पिछड़ापन रहा। तो ये आज उचाना को ये ऐसी स्थिति ना देखनी पड़ती, ये हमारी इतनी समस्याओं का ढेर ना लगना था यदि कोई हमारा जैसा बीच का साथी इनकी समस्या को सुनने वाला कोई होता तो ये काम नहीं होना था। तो आपका सीधा सीधा इशारा है चौधरी वीरेंद्र सिंह परिवार की वजह से उचाना पीछे रहा। आपको क्या लगता है, कई बार मैं बयान अभी आपके नेताओं के, कांग्रेस के नेताओं के बयान आए कि सर्वे के हिसाब से टिकट मिलेगी। जिस प्रकार हिसार लोकसभा की जयप्रकाश को टिकट मिली, सर्वे के हिसाब से मिली, तो आपका मानना भी है कि उचाना विधानसभा की जो टिकट है वो सर्वे के हिसाब से मिलेगी? उचाना पूरे हरियाणा की जैसे लोकसभा का टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उससे पहले हुड्डा साहब के तरफ से हम सुनते थे, जब भी उनके पास आते जाते और 10-20 नेताओं में या कार्यकर्ताओं में बात चलती कि टिकट मिलेगी, वो सर्वे बेस पे मिलेगी और वो मेरिट बेस पे मिलेगी। तो ये बात हमारे को भी ऐसी नहीं लगती थी, क्योंकि जब वीरेंद्र सिंह जैसे बड़े बड़े नेता हमारी पार्टी में ज्वाइन की और भी बहुत कदावर नेता थे
चाहे आज वो किरण चौधरी की बात भी हो जिसने आज छोड़कर वो बीजेपी में चली गई, तो ये नहीं लगता कि इनकी टिकट काटने वाला कोई होगा। लेकिन हुड्डा साहब ने और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ये लोगों का विश्वास और दिल जीत लिया, क्योंकि लोकसभा में ये साबित करके दिखा दिया कि वे जो आप चाहते हो वही करेंगे। और जो लोगों के मन में थी, जो लोगों की इच्छा थी वे टिकट किसको मिले, वो सर्वे में टॉप पे थे तो जयप्रकाश जी थे हमारे लोकसभा में, और जयप्रकाश जी को टिकट दे करके ये साबित जरूर कर दिया आने वाले विधानसभा में भी टिकट मिलेगी तो वो मेरिट बेस पे मिलेगी, चाहे वो कितना बड़ा कदावर हो, कितना बड़ा राजघराना हो। ये राजघराना और कदावर नेता की कोई बात नहीं है, फैसला तो जनता ने करना है और जनता का फैसला ही हमारे हाईकमान ने फैसला लेना है। आप लगातार गांव-गांव जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, अभी तैयारी से पहले भी आप जनता के बीच में गए, समाज के बहुत सारे काम किए, युवाओं के बीच में गए, तो मेन समस्याएं क्या बता रहे हैं अपने उचाना के लोग? भाई दिलबाग जी ये समस्याएं हैं, आज तक किसी ने सोल्व नहीं करवाई, और दिलबाग जी आते हैं तो क्या उस समस्याओं का समाधान होगा? देखिए, पीने का पानी, नहरी पानी हो, चाहे अच्छा शुद्ध पीने का पानी हो, पूरे 65 के 65 गांव में हमारे अपने विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या तो ये भी एक समस्या है, जिससे कि आज हेल्थ की मामले की बात करें, कैंसर जैसी, पीलिया जैसी अनेकों पेट की बीमारियां लोगों में, और आधी समय में, आधी उम्र में वो मौत का शिकार, मौत के मुंह में चले जाते हैं। ये एक समस्या बड़ी भारी समस्या है। दूसरा, इसको देखिए, सरकार चाहे और सरकार का जो हमारा नुमाइंदा हो वो चाहे तो इसको पहले ही हो जाना चाहिए था, ये यहाँ तक बात नहीं आनी चाहिए थी। तो रही बात रोजगार की, रोजगार के मामले में अपना उचाना एक जो देश में एक हरियाणा और हरियाणा में एक उचाना है जो वो पहले नंबर पर पिछड़ा हुआ है, रोजगार के मामले में वो सबसे पीछे है। क्योंकि यहाँ एक रोजगार का कोई इंडस्ट्रियली हब हो या कोई औद्योगिक क्षेत्र यहाँ लगे, IMT यहाँ लगे, तो उससे हमारे बच्चों को रोजगार मिले, और तो इस प्रकार की कोई व्यवस्था इन लोगों ने, जो यहाँ के नेता हमारे रहे हैं, नहीं करवाई। हमारा मानना है कि भाई आने वाली सरकार होगी और उसमें हम यहाँ इस प्रकार का कोई न कोई औद्योगिक क्षेत्र लेके आएँ जिससे हमारे बच्चे रोजगार हो। रही ट्रांसपोर्ट की बात, अभी हमारे बच्चे कितने मोड़ गिनवाऊंगा मैं आपने, चाहे यहाँ करसिंधु हम अपने ऑफिस से 500 मीटर की 400 मीटर की दूरी पे हो, करसिंधु जाने वाले, छात्र जाने वाले बच्चे हो, लिपुरा हो, लोधर जाने वाले बच्चे हो, चाहे हम नागरिक हो, चाहे वो बड़ौदा की बात हो, गोगड़िया और कुचराने की जाने वाले हो, चाहे वो नगूरा की बात हो, दालावाड़ा और बदाना, चाहे वो ढ्यावड़ा जाने वाले की बात हो, चाहे किठाना मोड़ पे थुआ और छात्र की बात हो, इसे इतने सपा खेड़ी और तारखा की बात हो, चाहे डूमरखा मोड़ पे वो सुदकन और काबरछा की बात हो, चाहे वो दुर्जनपुर उदयपुर की बात हो, और चाहे हमारे मखंड की, खापड़ की, इस प्रकार सभी इतने मोड़ है, चाहे वहाँ बड़ौदी पे, वहाँ जांझ पे वो कांता भूसड़ा छापड़ा की बात हो, हमारे या खटकड़ मोड़ पे देखे कसून की बात हो, तो व्यवस्था है जो परिवहन व्यवस्था वो जीरो है, जीरो के वहाँ चलती है नहीं। कोई लिफ्ट लेकर हमारी बेटी, बच्चे पता नहीं किस किस की लिफ्ट लेकर घंटों घंटों इंतजार करना पड़ता है। देखिए, एक पढ़ने वाला बच्चा यदि 2 घंटे या 1 घंटा व्हीकल का इंतजार करे, आने जाने में उसके 2-4 घंटे लगे, किस प्रकार से वो अपना शेड्यूल बनाएगा? पढ़ाई के लिए वो कितना समय दे पाएगा? कब वो खेलेगा, कब वो पढ़ेगा? तो इस कारण से हमारा पिछड़ापन है। ये ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था सुचारू रूप से हो, ये हमारा मानना है। समस्या तो अनगिनत है, समस्या को तो इन लोगों ने ढेर लगा के रखा है। ये लोग कहते हैं कि कमेरे वर्ग का शोषण है। आज अभी चौधरी साहब की 4-5 दिन पहले आपने स्टेटमेंट और आपने बयान लिया होगा, तो उनका कहना था कि मैं कमेरे वर्ग का शोषण नहीं होने दूंगा। मैं चौधरी साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ, कमेरे वर्ग का शोषण किसने किया? कमेरे वर्ग के शोषण का जिम्मेदार हमारे चौधरी साहब हैं। कमेरे वर्ग के लिए आप ये पूछिए चौधरी साहब से, कमेरे वर्ग के लिए क्या किया चौधरी साहब ने? कमेरे वर्ग को तो एक यूज एंड थ्रो करने का काम किया इन्होंने। जैसे हम उनका वोट हासिल करके और बाद में उनकी कोई सूद नहीं ली। कमेरे वर्ग का तो कभी आज तक इन्होंने सुनी नहीं। इन्होंने सुनी गिने चुने लोगों की सुनी है, और वो सुनी किसकी है? जो इनके एक इर्द गिर्द को गिने चुने लोग, 10-20 लोग, 50 लोग इनके इर्द गिर्द सदा से वही आगे उनकी वो चलती आई है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई है। तो आम लोगों को इन्होंने ख्याल नहीं रखा। इस कारण से हमारा इलाका बहुत ही पिछड़ा हुआ है। और मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, अब इन लोगों ने इनसे मन बना लिया है, इनसे पेंडा छुटवाना है और नए चेहरों किसी को आगे लेकर आना है।
बिल्कुल पहली बार ऐसा उचाना में सिनेरियो पैदा हुआ है कि लोग कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं बट किसी एक नेता को नहीं देना चाहते। दिलबाग जी, समस्याएं बहुत हैं उचाना में, आपने बताया पिछड़ा इलाका हो गया है। क्या एक विधायक बनकर एक विधायक उचाना की इन समस्याओं का समाधान करा पाएगा? देखिए, समस्या का समाधान तो आने का मकसद एक ही है। विजन ये है कि हम राजनीतिक में आकर बिना राजनीतिक फ्रंट के हम इतनी समस्या सोल्व नहीं कर पाते। सेवा तो कहते हैं लोग, बस सामाजिक सेवा तो वह घर बैठ के कर लो, सामाजिक सेवा तो बिना राजनीति। लेकिन आप सोचिए, बिना राजनीति के इतनी सेवा नहीं कर पाते, क्योंकि प्रशासनिक काम है, ऑफिशियल काम है, वो हम किस प्रकार सोल्व करें। बड़े बड़े जो काम है, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, हेल्थ डिपार्टमेंट की बात हो, ट्रांसपोर्ट की बात हो, अन्य बहुत काम है, जो चाहे बिजली की बात हो, तो वो काम हम राजनीति के माए बगैर नहीं कर पाते। हमने इसलिए मन बनाया कि ताकि हम इस लाइन में आके जो समाज के लिए हमने वो काम अपनी तरफ से करने, वो तो करेंगे ही, लेकिन राजनीतिक के माध्यम से जो काम करेंगे ना, वो इन लोगों से हटके काम करेंगे। और यहाँ लोकल रहकर, ये आज अपना जो ऑफिस है, यहाँ ऑफिस क्यों बनाया गया? ये इसलिए बनाया गया ताकि कोई लोगों का एक विश्वास बना रहे। मैं ये कहूँगा, विश्वास करना बड़ी मुश्किल बात है। विश्वास लोगों का टूट चुका है, कहाँ तक करें, किस किस के करें। चाहे वो 52 साल से 40 साल का फैमिली आई हो, चाहे वो चौटाला परिवार आया हो, लेकिन लोग एक को छोड़े दूसरे को जाए, दूसरे को छोड़े फिर उस पर आए, तो लोग इतने तंग आ चुके हैं कि विश्वास करना बड़ी मुश्किल बात है। मैं तो जहाँ भी जाता हूँ अपनों से एक ही निवेदन करता हूँ, भाई एक बार विश्वास तो देखो, एक बार और करके देखो। वो किस पे करके देखो? वो अपने पे करके देखो। अपना कौन? जो अपने बीच में रहा हो, जो धरातल की सभी बातों जानता हो, जो दिल्ली ना अंदर जाकर। अब ये भी, अब मैं सोचूंगा ये बात हम लोग कहेंगे, भाई वो किस प्रकार से इस बात को सोचे, भाई कल को दिल्ली जाकर तुम बैठ जा, चंडीगढ़ जाकर बैठ जा। मैं एक ही बात कहता हूँ लोगों से, भाई देखो विश्वास करना पड़ेगा। और जो विश्वास जो पिछले 20 साल के या 15 साल से जिससे मैं खेती करता, चलाता, मैच पढ़ता, जो भी छोटे मोटे काम करे, जो लोग मेरे टच में उस समय रहे और जो आज हैं, उन लोगों से आप ये पूछिए, कोई चेंजिंग नहीं आई होगी। चेंजिंग आई है तो वो पोलाइट बन के तो कहीं आई हो, सॉफ्ट बन के कहीं आई हो, लेकिन इन लोगों की तरह नहीं, ये नहीं कि वे आँख दिखाने की कोई आई है, और ना वो आएगी। दिलबाग जी, अंतिम 2 सवाल जानना चाहता हूँ। पहला ये कि आप पहले बीजेपी में रहे, अब कांग्रेस में है। बीजेपी और कांग्रेस में कितना अंतर मानते हैं? बीजेपी और कांग्रेस में देखिए, अंतर की बात ये है, बीजेपी एक वो है कि क्या कहें उसको, मतलब कि लोगों की ना सुन के, और एक अपनी घमंडी रूप से जो है नहीं, ये घमंडी पार्टी है। इनका ये है कि चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो, चाहे व्यापारी की बात हो, कर्मचारी की बात हो, आज जो इलेक्शन का जो दौर आया, अब इलेक्शन में सिर्फ 3 महीने बचे हैं, आज इतनी कितनी घोषणाएं करने लग रहे हैं, कितने वादे करने लग रहे हैं। आज चाहे वो PPID की बात हो, तो आज उनको कैंप लगा करके लोग तंग इतने कर लिए इन्होंने, तो वो तंग आकर लोगों ने एक मूड बना लिया कि भाई बीजेपी से हमने दूरी बनानी है और बीजेपी को हमने उस पर लाना है, बिल्कुल एक ये दिखाना है कि भाई बीजेपी दोबारा से नहीं लानी। यानी कांग्रेस की तरफ लोगों ने मूड बना लिया। और कांग्रेस की तरफ मूड क्यों बनाया, फर्क किस प्रकार आया? हुड्डा साहब का जो 10 साल का जो कार्यकाल रहा, जो 10 साल का राज रहा, उसमें प्रत्येक वर्ग के लिए हुड्डा साहब ने इतने काम किए। वो काम के कि चाहे कहीं भी एजिटेशन नहीं हुआ, एक दिन के लिए भी, एक दिन कहीं कोई भी एजिटेशन हुआ, चाहे किसी का भी हो, तो अगले दिन उसको उनके बीच में जाकर उसको सोल्व किया। और बीजेपी राज में आपने देखा होगा 13 महीने किसान आंदोलन चला, जगह जगह धरने प्रदर्शन, आज भी जगह जगह बैठे हुए हैं, चाहे वो रोड की बात हो, चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर की बात हो, दूसरे कर्मचारियों की बात हो, चाहे किसी वर्ग की बात हो। बीजेपी में और कांग्रेस में तो दिन रात का फर्क है। और हाँ, दिन रात का फर्क है हुड्डा साहब के राज में और इस राज में। तो ये कहूँगा, लोगों ने वैसे तो पहले ही इनको मैंडेट ना देकर ये देख लिया था, 40 पे टिका दिया था, लेकिन कुछ न कुछ वो कमियां रही। वो कमियां किस प्रकार, पूरी हमारी सीट नहीं आई,
नहीं तो लोगों तो राज से तो पहले इनको दूर कर दिया था, नकार तो पहले दिया था। ये अपने 60 गांठ करके अपने सत्ता में आई, तो अब की बार वो चलो वो तो उचाना के विधायक ने इनको दोबारा सत्ता में लाने का मौका दे दिया। एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, कांग्रेस की उचाना की टिकट के ऊपर बहुत सारे साथी दावे ठोक रहे हैं, अपने अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन टिकट एक को ही मिलेगी। क्या दिलबाग सिंह को टिकट नहीं मिले तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अब बात आपकी, आप सोच रहे होगे भाई दिलबाग निर्दलीय चुनाव लड़ेगा, ठीक है, ये आप बात, आपका सवाल बड़ा जायज़ है, लेकिन अपना ये मानना है, अपने जैसे को कोई भी साथी हो, ये 5, 7, 10 लोग जितने भी साथी अपनी तैयारी में जुटे हैं, जिसको लोग वैरिता के आधार पर मेरिट जिसको लोग देंगे, जिसको लोग उसमें नंबर देंगे, उसको किसी को भी टिकट मिले, हम उनके साथ हैं और दिल से साथ रहेंगे। हाँ, एक बात की लड़ाई जरूर है, यदि कोई अंडर टेबल कोई राजनीतिक, जैसे हमारे बड़े घराने की आपने बात की, वो इस प्रकार से कोई गड़बड़ होगी तो फिर तो देखो फिर सोचना पड़ेगा और लोगों की वो अपने भी सबकी सलाह राय लेनी पड़ेगी। मतलब आप जैसे किसी साथी को टिकट मिल गई तो आप उसका सहयोग करोगे, चुनाव नहीं लड़ोगे? बिल्कुल करूँगा और करना चाहिए। मैं तो सबको एक ही बात कहता हूँ भाई, अपने बीच से, हाँ, उसकी सोच अच्छी हो, सकारात्मक सोच का हो, अपनी सोच, अपनी कुछ अपने को लिए करने वाला हो, जहाँ लोकल हो, तो उसमें से किसी को भी मिले, काम करने वाला हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जरूरी नहीं कि भाई हमारे को, ठीक है, हम उनके माध्यम से कहीं न कहीं आप वर्ग साथी ने मिला, उनके माध्यम से भाई कहेंगे लोगों की सेवा करो, कोई दिक्कत नहीं। चलो, इससे लगता है एक छोटा सा सवाल है जाते जाते, जो आज के टाइम राजनीति में लोग पैसे वाले आगे बढ़ जाते हैं, जो आम गरीब घर के लोग हैं, किसानों के बेटे हैं, वो राजनीति में आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि पैसा कम होता है। क्यों आपको नहीं लगता कि हमें कम खर्च करके राजनीति में आकर लोगों की सेवा करनी चाहिए? बड़ा खर्च क्या करते हैं हम? आपके लिए नहीं पूछ रहा मैं, सभी हरियाणा के नेताओं की बात कर रहा हूँ। सभी के लिए मैं अपने आप को सोचता हूँ और सुजेस्ट भी करता हूँ कि एक तो नाप शनाप, ये जैसे हम होर्डिंग या वाल किसी गरीब के काम आए, किसी आम के काम आए, एजुकेशन के में हमारा पैसा लगे, केवल खिलाड़ियों पे हमारा पैसा लगे, इस प्रकार के कहीं न कहीं सार्वजनिक काम पे जो सबके ये दिखे कि भाई ये हमारा काम आए। लेकिन वेस्ट जो भी है ना, वेस्ट में चाहे वो होर्डिंग की बात हो, चाहे वो एक बड़ी बड़ी है, मैं कहूँगा एक रैलियों की बात करते हैं हम लोग, अब रैली करवाते हैं, लेकिन ये सब करवाने पड़ते हैं। आप जैसे साथी हैं सारे वो सलाह देंगे भाई एक रैली रख लो, आज वो रख लो, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें खर्चे कम होने चाहिए, ये मेरी एक राय भी। बिल्कुल अच्छा आपका सुझाव है। और दिलबाग सिंह जी ने बड़े बेबाकी के साथ और सवालों के जवाब दिए, और जो हमारे सवाल थे वो जनता के, उचाना की जनता के सवाल थे, और एक बहुत अच्छी पॉजिटिव जो बात यहाँ से निकल कर आई कि समाज के लिए काम करने के लिए राजनीति में आए हैं और समाज सेवा करनी है और लोगों के काम करवाने हैं। और जो आज उचाना के हालात पैदा हो गए हैं, उन हालातों को काबू करने के लिए, उचाना को एक नई दिशा देने के लिए राजनीति के माध्यम से लोगों की सेवा करनी है। और बड़ा दिल करते हुए बताया है कि कोई अच्छा साथी को भी अगर टिकट मिलती तो सहयोग करने के लिए तैयार है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि दिलबाग जी से कोई और सवाल, उचाना की विधानसभा की जनता का कोई भी सवाल हो, कमेंट में हमारे से ज़रूर करें ताकि दोबारा इंटरव्यू करें तो भाई साहब से वो सवाल किए जा सके। धन्यवाद सभी साथियों का।